हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आयशा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट 3। ये चैप्टर के ऊपर हमारा लास्ट पार्ट है। तो अपना 5th टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, द प्रीक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। प्रीक्युलरिटीज का मतलब यहाँ पे है कि कुछ अद्भुत सा होना या फिर कुछ अनयूजुअल। तो ऐसा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूरोपियंस जो अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से इंडिया की मार्केट पर डोमिनेट किए हुए थे पूरे इंडिया को, तो वो जो यूरोपियंस थे वो कुछ प्रोडक्ट्स में, सर्टेन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड थे। जैसे कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया टी को और कॉफ़ी प्लांटेशन को इंडिया में, मतलब कि चीप रेट पर लैंड लेकर इंडिया की कॉलोनियल गवर्नमेंट से, और उसके बाद उन पर इन्वेस्टेड करा और वहाँ पे ग्रो करा इंडिगो और जूट। ये जो सारा प्रोडक्ट्स था, जो यूरोपियंस थे वो बेसिकली अपने एक्सपोर्ट करने के लिए, अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए ये प्रोड्यूस करते थे। उनका मेन मोटिव ये नहीं था कि इंडिया में सेल करने के लिए, मेन मोटिव था उनको एक्सपोर्ट करना अपनी कंट्री में। जितने भी इंडियन बिजनेसमैन थे जिन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की थी इंडिया में, उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया मैनचेस्टर गुड्स के साथ, जो कि इंडिया मार्केट में फ्लडेड थे। क्योंकि उस टाइम पर जो यार्न मतलब धागा, कॉटन का धागा होता है ना, वो ब्रिटिश के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। उनके लिए इम्पोर्टेंट था क्या? कॉटन। तो जो अर्ली कॉटन मिल थे उन्होंने क्या किया, इंडिया के, उन्होंने कॉटन के जो धागा था यार्न, उसको प्रोड्यूस करा, ठीक है, rather देन फैब्रिक। उन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस नहीं करा। उन्होंने बोला कि जो यूरोपियंस हैं उनको अपना बिजनेस सेटअप करने दो, हम अपने ग्रोथ पर ध्यान देंगे। तो उन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस ना करके जो कॉटन का धागा है, यार्न, जिसको यार्न बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करा उन्होंने। ये जो यार्न था जो प्रोड्यूस होता था वो हैंडलूम से, मतलब कि हाथों से इसको बनाया जाता था, और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना में। हाउ अ सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 20th सेंचुरी। ऐसे क्या चेंजेस थे जिनने इंडस्ट्रियलाइजेशन को 20th सेंचुरी में इसके पैटर्न को चेंज कर दिया। अब देखते हैं उसके बारे में हम। पहला, जो स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था, उसमें जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने जो फॉरेन क्लॉथ थे उसको बॉयकॉट करने से, मतलब कि यूज़ करने से मना कर दिया, खरीदने से। और जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने प्रेशर करा गवर्नमेंट को कि टैरिफ प्रोटेक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर दें इंडिया में, जिससे कि जो यूरोपियन जो है वो अपना सामान ना बेच पाए इंडिया में। 1906 में एक्सपोर्ट जो था इंडियन यार्न का जो धागा था वो चाइना में डिक्लाइन हो गया। क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि उस टाइम पर चाइनीज़ और जापानीज़ जो थे उन्होंने अपनी चाइनीज़ मार्केट में जो यार्न है, धागा, उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे, अब उन्होंने अपने जापान और चाइना में भी इसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया चाइनीज़ मार्केट में। तो इससे क्या हुआ, जितना भी इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में उन्होंने क्या किया, अब वो यार्न से क्लॉथ पर शिफ्ट हो गए, क्लॉथ के प्रोडक्शन पे। पहले वो क्लॉथ का जो कॉटन का धागा है वो प्रोड्यूस करते थे, उसको बनाते थे। अब जो है उन्होंने धागों को छोड़कर क्लॉथ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चाइनीज़ और जापान जो है, जो यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था यार्न का, उन्होंने मना कर दिया। वहाँ पे इंपोर्ट होना बिल्कुल मना हो गया। तो उन्होंने वो शिफ्ट हो गए दोबारा क्लॉथ प्रोडक्शन पे, वो क्लॉथ प्रोडक्शन करने लगे इंडियंस भी, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि वो यार्न को प्रोड्यूस कर रहे थे, अब लेकिन वो शिफ्ट हो गए हैं क्लॉथ पे। अब जो कॉटन के जो पीस है, प्रोडक्शन है, वो इंडिया में काफ़ी डबल हो गया 1900 से लेकर 12 तक, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियंस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉटन को, अब इंडियंस भी। ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो मैनचेस्टर था उन्होंने अपनी पोजीशन इंडियन मार्केट्स में खो दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जो यूरोपियंस के जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे वो वॉर में बिजी हो गए। जो वॉर के प्रोडक्ट्स थे वो उनको बनाने में प्रोडक्शन करने लगे अपनी इंडस्ट्रीज़ में। तो जो भी कॉटन प्रोड्यूस करते थे उन्होंने वो करना बंद कर दिया। तो उन्होंने जो है इंडिया की मार्केट्स पे अपना पोजीशन खो दिया। वाई मैनचेस्टर लूज द पोजीशन इन इंडियन मार्केट। अब उन्होंने मार्केट में, इंडिया की मार्केट में अपनी पोजीशन क्यों खो दी, इसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि जो यूरोपियंस की फैक्ट्री थी वो बिजी हो गई थी वॉर प्रोडक्शन में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो मैनचेस्टर जो थे उन्होंने इंडिया में इंपोर्ट करना बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ की फैक्ट्रीज़ में यूरोपियंस की जो वॉर के प्रोडक्शन था वो बन रहा था। अब इंडिया के लिए कुछ भी नहीं वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था। तो जो इंडियन मार्केट्स है वो उनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट हो गई अब सप्लाई करने के लिए, क्योंकि अब इंडियंस जो है वो अपने प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे उसको सप्लाई कर रहे थे मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियंस अपने जो है इम्पोर्ट करने उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो वॉर के प्रोडक्शन में बिजी हो गए थे। अब इंडियंस जो है ना,
अब वो अपने लिए तो प्रोड्यूस कर रहा था अपनी कंट्री के लिए, और साथ में जो यूरोपियंस के जो लोग थे उनके लिए भी प्रोड्यूस कर रहे थे। यूरोपियंस ने बोला कि कुछ सामान हमारे लिए भी तुम इंडियंस बना दो, जैसे कि जूट बैग्स, आर्मी यूनिफॉर्म जो वॉर में नीड होगी लोगों को, उसके लिए उन्होंने प्रोड्यूस कराया आर्मी यूनिफॉर्म और लेदर बूट्स, जिनकी जो वॉर में इनका यूज़ होता है। जो न्यू फैक्ट्रीज है वो सेटअप हुई, उसमें जो है वर्कर जो है एम्प्लॉयड हुए, वर्कर को जॉब मिली, ठीक है। और द मतलब प्रोडक्शन मतलब वॉर के टाइम पे जितने भी ईयर वॉर चली थी उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बूम्ड हो गया। अब वॉर के बाद मैनचेस्टर जो थे वो अपनी कभी भी जो ओल्ड पोजीशन थी इंडियन की मार्केट पे उसको रिकैप्चर नहीं कर पाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेंट, मतलब कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अभी भी प्रीडोमिनेंट नहीं हो रही थी लार्ज इंडस्ट्रीज से। किस तरीके से वो हम पढ़ते हैं। जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी वो इकोनॉमी में अभी भी स्मॉल पार्ट था उसका, लार्ज इंडस्ट्रीज का मतलब ज़्यादा नहीं थी। जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता था वो अभी भी कंटिन्यूड था। जो 5% लेबर था वो सिर्फ काम करता था इंडस्ट्रियल में, ठीक है, जो यूरोपियंस की फैक्ट्रीज थी उनमें 1911 में, बट लेकिन 1931 में ये इंक्रीज हुआ 90%, 5% से 90%। बट अभी भी 79% जो है वो जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है लोग लेबर उसमें काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन है वो एक्सपेंडेड हो रहा था 20वीं सेंचुरी में एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से। जो हैंडीक्राफ्ट पीपल थे जो हाथों से काम करते थे उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की थी, वो थी फ्लाई शटल, ठीक है। ये कुछ मशीन्स थी जिससे कि जो जल्दी काम होता था। इससे क्या प्रोडक्शन जो है इम्प्रूव हुआ बिना कोई कॉस्ट बढ़ाए हुए, ठीक है, ना तो कॉस्ट भी नहीं बढ़ी ज़्यादा उनकी और जिससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। सम वीवर्स जो थे वो प्रोड्यूस करते थे, मतलब कि कुछ पुअर वैराइटीज़ क्लोथ के वो प्रोड्यूस करते थे, और जो अदर्स जो थे वो फाइन वैराइटीज़, मतलब कि जो अच्छा क्वालिटी का कपड़ा था उसको प्रोड्यूस करते थे मार्केट में। क्योंकि फाइन वैराइटीज़ ऑफ क्लोथ की जो डिमांड थी वो स्टेबल थी, मतलब ठीक थी, क्योंकि जो रिच सेक्शन थे सोसाइटी में वो प्रीफर करते थे फाइन क्लास को। तो मतलब अभी भी यहाँ पे पुअर और रिच के हिसाब से देखा जाता है। जो पुअर पीपल है उनके हिसाब से कपड़ा बनाया जाता है और जो रिच सेक्शन है उनके हिसाब से कपड़ा बनाया जाता है अच्छी क्वालिटी को देखकर। जो फेमाइन्स है, मतलब कि अगर फेमाइन्स होते थे तो तब भी जो बनारसी और जो बलूचारी साड़ीज़ हैं उनकी जो डिमांड है वो उसको अफेक्ट नहीं कर पाती थी। यहाँ फेमाइन्स का मतलब एक तरीके से फेमाइन्स नहीं, मतलब एक तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई भी बुरे समय हो, बट लेकिन जो बनारसी और बलूचारी की साड़ीज़ हैं उनको अफेक्ट नहीं करता था उसकी डिमांड को। तो ये जो वीवर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, वो सर्वाइव कर रहे थे और तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रहे थे मिल प्रोडक्शन को। जो बाहर की जो फैक्ट्रीज थी यूरोपियंस की उनको कॉम्पिटिशन दे रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है मार्केट्स फॉर गुड्स। मार्केट फॉर गुड्स क्या है। जो ब्रिटिशर्स थे वो मैन्युफैक्चर, मतलब कि अपना जो भी सामान था, प्रोडक्शन था, वो इंडिया में डंप कर रहे थे, ठीक है। और जो इंडियन वीवर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट होते वो तभी भी सर्वाइव कर रहे थे, अपना नई टेक्नोलॉजी को वो थोड़ा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी करके अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहे थे और अपनी मार्केट में सर्वाइव कर रहे थे। तब हम देखते हैं कि जो यूरोपियन जो थे, जो यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किए हुए थे इंडिया में, वो भी प्रोडक्शन कर रहे थे क्लॉथ का, ठीक है। और जो इंडियन जो थे वो भी प्रोडक्शन कर रहे थे अपने स्मॉल प्रोडक्शन से, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एक्सेसिव प्रोडक्शन। अब इसके लिए इतना सारा प्रोडक्शन हो गया है तो कंज्यूमर भी तो होना चाहिए खरीदने वाला। तो कंज्यूमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तो ब्रिटिशर्स ने और इंडियंस ने क्या तौर तरीके अपनाए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो मेथड है हम देखते हैं कि विच मेथड वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहला था एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को उन्होंने देखा पहले। अब एडवर्टीजमेंट क्या है, वो प्रोडक्ट्स को एक डिजायरेबल नेसेसरी बना देता है, वो लोगों के माइंड में एक तरह से शेप क्रिएट कर देता है कि जो भी लोगों के माइंड में एक उनके लिए जो नई नीड्स है वो क्रिएट हो जाती है एडवर्टीजमेंट को देख के। उनको भी लगता है कि हाँ ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए एडवर्टीजमेंट हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, गलियों की दीवारों पे लगा रहता है या फिर टीवी में हमें एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। बट अगर हिस्ट्री में देखा जाए, जब ये जो इंडस्ट्रियल एज का बिगनिंग हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तो एडवर्टीजमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले पार्ट किया था, ठीक है, जिससे कि एक कंज्यूमर जो है वो आकर्षित हुआ था लोगों के प्रोडक्ट्स की तरफ, ठीक है। अब जो दूसरा था उन्होंने क्या किया, लेबल्स, ठीक है।
लेबल जब मैनचेस्टर जो थे अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट में जो प्रोड्यूस करते थे सामान, वो जब इंडिया में आकर सेल करते थे तो उसके ऊपर वो अपना लेबल लगाते थे, ठीक है, बंडल्स पे वो अपनी मतलब कंपनी का नाम लिखते थे। जो भी बायर करता था उसको देखकर वो बहुत ही आकर्षित होता था देखकर, उसे लगता था कि जब वो पढ़ता था नाम मेड इन मैनचेस्टर, ठीक है, जिस तरीके से लिखा आता है ना मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, उस तरीके से उस टाइम पर मेड इन मैनचेस्टर लिखा जाता था। अब इंडिया के लोग जो भी अगर उसका नाम पढ़ते थे मेड इन मैनचेस्टर तो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते थे इसको खरीदने में, उनको लगता था कि ये सबसे अच्छा क्वालिटी का कपड़ा है, तो वो उसको प्रेफर करते थे इंडियंस भी। तीसरा उन्होंने क्या अपनाया, इमेजेस। उन्होंने क्या किया, जो भी दूसरा क्या था, पहले लेबल्स भी लग रहे थे, साथ में वो जो इमेजेस ही वो भी इम्प्रिंटेड करा रहे थे। जितने भी इंडियन गॉड्स और गॉडेस हैं, जैसे कि ये हम इस पिक्चर में आप देखो, ये कृष्णा जी और सरस्वती जी, ये कृष्णा जी और सरस्वती जी, ये आप नीचे शॉप देख रहे होगे, इसमें इनका पिक्चर लगी हुई है। तो लोगों से बोलते थे कि ये जो तुम्हारी इंडियन गॉडेस है तुम इनको सामान नहीं खरीदोगे, ठीक है, ये तो उनका बनाया हुआ सामान है। तो अगर लोग वो इंडियंस देखते थे तो उनकी तरफ आकर्षित होते थे कि इसमें हमारी गॉडेस की पिक्चर लगी हुई है, तो उसको प्रेफर करते थे खरीदना। अब चौथा उन्होंने ऑप्शन क्या अपनाया, कैलेंडर्स। अब कैलेंडर्स क्या है, कैलेंडर्स जो है वो हर जगह देखने को मिलता है, रिच पीपल के लोगों में भी, ठीक है, उनके घरों में, जो पुअर पीपल है उनके घरों में भी, और जो शॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ भी कैलेंडर्स लगे रहते हैं, ठीक है। अब वो कैलेंडर्स में भी इन्होंने क्या किया, जो अपना मैन्युफैक्चर का जो उसका एडवर्टीजमेंट था उसमें देने लगे। अब जो लोग भी कैलेंडर देखते थे, क्योंकि डेली ऑब्वियस बात है, क्योंकि न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह इतने लोग नहीं पढ़ते, बट लेकिन जो कैलेंडर्स है वो हर लोग देखते हैं, तो उसमें उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट देना स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चर का। अब लोग देखकर उनको आकर्षित होते थे उनकी तरफ कि इनको हमें खरीदना है। अब पांचवा क्या था उन्होंने अपनाया, फिगर ऑफ एम्परर एंड नवाब्स। जैसे कि इमेजेस को, जो इंडियन की इमेज थी गॉडेस की, उनको उन्होंने इम्प्रिंटेड करवाई अपने, ठीक है। अब उन्होंने इसमें इस तरीके से जो एम्परर नवाब से उनकी भी फिगर जो है अपने सामान पे वो बनवाते थे। एम्परर मतलब कि उनको बोलते थे कि तुम्हारे राजा महाराजा हैं, ये इनका मतलब इनका सामान है, ये इनका बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर तुम इनके अपने नवाब से, अपने एम्परर की मतलब रिस्पेक्ट करते हो तो उनके सामान भी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको खरीदना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उनकी क्वालिटी में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि ये एम्परर और नवाब के बनाए हुए गुड्स हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हमने काफ़ी सारे मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में देखा, फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई उनके बारे में देखा, और जो यूरोपियन थे उन्होंने मशीन्स का यूज़ करके लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया, ठीक है। पर साथ साथ में जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी हैंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्मॉल स्केल पे भी प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यही था बस। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, वो जल्दी लेकर आएंगे इसके ऊपर हम वीडियो। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।